गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा इकोनॉमिक्स का अध्ययन चल रहा है। किसी कारणवश या भूलवश हमारे कुछ टॉपिक इस चैप्टर के रह गए थे, उसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हमने क्षेत्रक के बारे में जब अध्ययन किया तो हमने पाया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक में से वर्तमान में जब हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, पूरी तरह से चरम सीमा पर है, तब हमारे सेवा क्षेत्र में हमारा महत्व बढ़ गया है। तो ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है बच्चों? जब कहते हैं आवश्यकता क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। धीरे धीरे जब परिवार बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ती है, तो हमारी अपेक्षाएं उपेक्षाएं सब बढ़ने लग जाती हैं और हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी होता है। तो हम इसके जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। बच्चों जब हमारे आंकड़ों को हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, विकसित, विकासशील और अविकसित। विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी होती हैं जो जिनके पास अपने जितने भी संसाधन होते हैं उनका उन लोगों ने क्या किया होता है, पूरी तरीके से उपयोग कर लिया होता है। और जब उन्होंने पूरी तरीके से उस चीज़ का उपयोग कर लिया है तो क्या होता है, उनका पूर्णतः विकास को हम संभव मान लेते हैं कि उनकी जो उपलब्ध संसाधन है उनका उन्होंने यूज़ कर लिया। विकासशील अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? विकासशील अर्थव्यवस्था बच्चों वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ साधन मौजूद है और वो उन क्षेत्र पर कार्य कर रही है और अपना विकास कर रही है, विकास कर बढ़ रही है। अविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ उपलब्ध साधन है परंतु टेक्निक और जनशक्ति के अभाव में, जनता की इच्छा के अभाव में उनका विकास नहीं हो रहा। तो हमारा ये सौभाग्य कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है और विकसित देशों की श्रेणी में आज की तारीख में खड़ी है। तो विकसित देश जो होते हैं, विकसित देशों के इतिहास में देखा गया है विकास की, मतलब जब हमने अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स का तो हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो विकसित देश हो चुके हैं उनकी जब अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हर कोई जीतने वाले से हाथ मिलाता है। तो उसी प्रकार अगर हम विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं का जब अध्ययन करते हैं तो जब अध्ययन करते हैं जो आंकड़े हमारे सामने, इकोनॉमिक्स है यानी आंकड़ों से सब बातें पता चलती है। तो जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं उनसे हम क्या अध्ययन लगाते हैं कि जो विकसित अर्थव्यवस्था जो अपनी विकासशील अवस्था में थी तो वहाँ पर भी क्या था, प्रारंभ में कृषि में ही लोग बाग लगे हुए थे। ज़्यादातर लोग कहाँ लगे हुए थे? कृषि व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। परंतु धीरे धीरे समय की मांग के साथ साथ कृषि के साथ साथ भंडारण, परिवहन और सूचना संचार और दूसरी अन्य सेवाएं, इन सब का भी उदित होता चल गया और देश अपनी विकसित अर्थव्यवस्था में चल गए। ठीक भारतीय अर्थव्यवस्था भी वैसी है। तो भारत क्षेत्रकों में क्या हो रहा है, एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। पिछले कुछ दशकों में ऐसा नजर आया है कि जो लोग हैं वो अगर कृषि भी कर रहे हैं तो अत्याधुनिक तरीकों से कर रहे हैं, अत्यधिक उर्वरक तरीकों से कर रहे हैं और आधुनिक तरीकों से कर रहे हैं, जिससे उनका समय बचत और कार्य के घंटे भी बच रहे हैं। प्लस जैसे एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग अगर आधुनिक तरीके से कृषि करते हैं तो उसी कार्य को 5 लोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ऐतिहासिक परिवर्तन हमारे यहाँ पर आया है या विश्व में आया है वो क्या देखने में आया है कि प्रारंभिक अवस्था से निकलकर, विकास की प्रारंभिक अवस्था से निकलकर अर्थव्यवस्थाएं अपने विकसित क्षेत्र की ओर जा रही हैं और उनका मोस्टली रुझान कहाँ हो रहा है? उनका रुझान हो रहा है द्वितीय अर्थव्यवस्था की तरफ और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र की तरफ। तो हमने ऐतिहासिक परिवर्तनों में क्या प्राप्त किया बच्चों? ऐतिहासिक परिवर्तनों में हमने प्राप्त किया कि जो अर्थव्यवस्था है वो अपना विकास कर रही है और प्रत्येक क्षेत्र में जा रही है। देखो जैसे कि आपके एक दिया हुआ है 2013-14 का, आपके ना उसमें प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के बारे में एक चार्ट दिया हुआ है आपकी पुस्तक में पेज नंबर 24 पर। तो ये आपको जो दिखेगा इससे आप इसमें अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ये आंकड़ा हमें उपलब्ध हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का है जो ब्लू कलर का दिखाया है 73-74 में, पहले जहाँ कहाँ था प्राथमिक क्षेत्र में था, वही आंकड़ा 2013-14 में पहुँचकर कहाँ पहुँच गया है? जो ग्रीन वाला है वो कौन सा? तृतीय क्षेत्र में। यानी रुझान कहाँ बढ़ा है? सवाल उठता है कि रुझान कहाँ बढ़ा है? रुझान तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ा है और सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ा है। यानी हमने क्या इसका वो निकाला सारांश कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक रूप से जो परिवर्तन आया है वो लगभग विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में आया है कि अर्थव्यवस्थाएं अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था से निकलकर तृतीय क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही हैं, जो कि सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? दूसरा टॉपिक हमारा आ रहा है तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व। अब देखो इसमें क्या है, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व कैसे हुआ? हमने जब आंकड़ा देखा, अभी हमने 73-74 का और 2013-14 का आंकड़ा देखा,
तो ये आखिर तृतीय क्षेत्र का महत्व कैसे बढ़ा? तो बेटा मैं इसको आपको बहुत इन शॉर्ट में एक अपनी ही कहानी, अपने लोगों की कहानी सुना के बता सकती हूँ कि देखो, व्यक्ति होता है, उसकी प्रथम आवश्यकता क्या होती है? रोटी। द्वितीय आवश्यकता कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान उसकी बेसिक नीड्स होती है। जब व्यक्ति प्रथम क्षेत्र में इसको पूरा कर लेता है तो केवल क्या रोटी, कपड़ा, मकान से ही काम चलता है? क्या बच्चा बीमार नहीं होता? क्या व्यक्ति बीमार नहीं होता? क्या उसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती? क्या उसको व्यापार की आवश्यकता नहीं होती? केवल अनाज ही खा के वो रह सकता? नहीं। तो आवश्यकताएं जब बढ़ती है, व्यक्ति का क्या होता है, किसी भी देश की जो सेवाएं, अन्य सेवाएं हैं, जैसे अस्पताल हो गया, शिक्षण संस्थाएं हो गई, या फिर विपणन हो गया, या फिर आप मान लो कोर्ट कचहरी इत्यादि हैं, तो जब इन चीज़ों का भी उस अर्थव्यवस्था में समावेश हो जाता है तो एक तरीके से क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र का महत्व बढ़ता हुआ चला जाता है। इसके पश्चात होता है कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन, भंडारण। अब कृषि आपने सपोज करो 100 क्विंटल अनाज पैदा कर लिया, लेकिन आपको उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, आपने उसको खेत में रख दिया, जो कि बारिश आ गई तो आपका अनाज नाश हो जाएगा। इसलिए व्यापार, विपणन, परिवहन, ये सब आवश्यकता है। जब इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तब भी क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र का महत्व अपने आप ही स्वतः ही बढ़ जाता है। तो दो बातें हो गई ना हमारे सामने, क्या हो गई, एक तो सेवाओं का बढ़ जाना और दूसरा क्या हो गया, कृषि उद्योग आदि का बढ़ जाना। तृतीय होता है बच्चों, जिससे आपकी आय निरंतर बढ़ रही है। सपोज करो अभी आपके पिताजी हैं 10,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन साथ ही आपके भैया का भी जॉब हो जाता है और 20,000 रुपये आपके घर में आने लग जाते हैं, तो क्या होगा, आपकी अन्य क्षेत्रों में रुचि होगी। जहाँ पहले आप घूमने नहीं जा पा रहे थे, यहाँ कोई विलासिता की वस्तु नहीं खरीद पा रहे थे, लग्जरी वस्तु नहीं ले पा रहे थे, तो आपका उधार क्या बढ़ेगा, आपका ध्यान कहाँ जाएगा, आपका ध्यान अब आपकी इच्छाओं को पूरा करने में जाएगा, आपकी जो लग्जरी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में आपका ध्यान जाएगा। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप अपने रेस्टोरेंट का यूज़ कर सकते हैं, आप उपभोक्तावादी प्रवृत्ति की ओर बढ़ेंगे। और जब उपभोक्तावादी की ओर हम बढ़ते हैं तब भी क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र का महत्व स्वतः ही बढ़ता चला जाता है। इसके पश्चात आ जाता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। बच्चों, सूचना और संचार, वर्तमान का युग आप देखते हो ऑनलाइन युग है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे आपकी स्टडी हो, है ना, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, और चाहे आप शॉपिंग कर रहे हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी ने क्या करा है, विश्व की अर्थव्यवस्था को एक संकीर्ण छोटा सा करके रख दिया है, जिसमें कि हम तुरंत सारा काम ऐसे कर लेते हैं। और सूचना और संचार किस क्षेत्र में मानी जाती है, तृतीय क्षेत्र में मानी जाती है। तो क्या पाया हमने, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सेवाओं की आवश्यकता होती है, सेवाओं का सृजन हो रहा है, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, प्लस व्यापार परिवहन की आवश्यकता बढ़ रही है, और सूचना और संचार क्रांति के कारण सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है। अब सवाल हमारे सामने उठता है, अधिकतर लोग कहाँ नियोजित हैं? तो बच्चों देखो, जैसा हमने जाना कि अर्थव्यवस्था का जब प्रारंभ होता है तो अधिकतर लोग कृषि में नियोजित होते हैं। और अर्थव्यवस्था को प्रारंभ में नहीं, अगर आज हम हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को ही निकाल कर देखते हैं तो आपकी पुस्तक में देवलक्ष्मी नाम की लेडीज की कहानी बताई हुई है, आप लोग उसको पढ़िएगा। बाकी मैं आपको एक नॉर्मल बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर आज भी बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरा का पूरा परिवार एक कृषि कार्य में लगा हुआ है। जैसे 100 हेक्टेयर उसकी भूमि है और वो 100 क्विंटल अनाज को उत्पादित कर रहा है, पैदा कर रहा है, तो 10 के 10 लोग उसमें लग गए। जबकि अगर 10 में से 2 लोगों को हम हटा देते हैं तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि हमारे यहाँ पर कौन सी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कि हमारा पूरा परिवार रोजगार में तो लगा हुआ दिख रहा है परंतु उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो हम लोग कार्य करते हुए दिख रहे हैं लेकिन अंदरूनी हम क्या है, छिपे और बेरोजगार है। आप अपने आसपास ही देखते होंगे, मकान होता है, मकान के नीचे दुकान होती है, उस दुकान पे अगर घर में 4 जेंट्स हैं या 4 व्यक्ति हैं, वो चारों के चारों अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं, उस दुकान पे ही करते हैं। जबकि जो कस्टमर है वो तो इतना लिमिट ही है ना बच्चों, 10 कस्टमर आने तो 10 कस्टमर ही आ रहे हैं। तो अगर उनमें से एक जना व्यक्ति हटकर कोई दूसरा कार्य करने लग जाएगा तो क्या उत्पादन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। यानी कि अधिक से अधिक लोग कहाँ नियोजित हैं, अधिक से अधिक लोग हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में नियोजित हैं। अगर उनको वहाँ से हटाकर किसी दूसरे रोजगार का सृजन करा दिया जाए तो कृषि की उत्पादकता में कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमारा जो भारत है वो छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार है और उससे हमें बचाना है। इसके लिए अभी तो बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, आपके कौशल विकास किया जा रहा है,
गवर्नमेंट के द्वारा छोटे छोटे लोन्स दिए जा रहे हैं कि आप कैसे भी करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा लें। तो आपको ये बात भी समझ में आ ही गई है कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो रहा है, व्यक्ति एक रोजगार पर लगा हुआ नजर आता है और ये मात्रा में क्या होता है, ये एक तरीके से अल्प बेरोजगारी हो जाती है। अब देखो, अगर हम देखना चाहते हैं कि अतिरिक्त, चलो इस टॉपिक को आज खत्म ही कर लेते हैं, एक बात में और है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। चौथा टॉपिक हो रहा है अतिरिक्त रोजगार का सृजन। अब अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, वही मैंने आपको अभी भी बताया कि एक कार्य, एक ही व्यवसाय में आप पूरा परिवार, पूरे मेंबर्स ना लगे, बल्कि कुछ अतिरिक्त कार्य भी आप लोगों के द्वारा किया जाए। यानी कि क्या होना चाहिए कि अल्प बेरोजगारी की जो हमारे बनी हुई है स्थिति बनी हुई है, अल्प बेरोजगारी क्या हो गई, कृषि है, कृषि कितने 4 महीने हो रही है, बाकी में क्या होता है, वो व्यक्ति बेरोजगार रहता है। तो उस अल्प बेरोजगारी के समय उस व्यक्ति को, जैसे सरकार के जो बांध इत्यादि बनते हैं या सड़क निर्माण कार्य होता है, आप लोग गाँव, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चियाँ संपर्क रखती हैं, उनको तो पता भी होगा कि जो कृषि कार्य होता है मानसून काल में जब किया जाता है और उसके पश्चात जब किसान फ्री रहता है, उस समय वो कई बार खेती या कोई नदी खुद रही है या कहीं खुदाई हो रही है, तो वहाँ पे जाके वो कार्य करता है। ये क्या है, उस व्यक्ति के लिए क्या है, अतिरिक्त रोजगार है। इसके लिए हमारी सरकार ने एक मनरेगा योजना भी चलाई है, जिसको कि हम लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मानते हैं, 2005 है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 100 दिन का क्या मतलब हो गया, 3 महीने, 3.25 महीने लगभग वो मतलब हो गया, तो उसको रोजगार की गारंटी का, इसके लिए योजना का हमारे यहाँ पर इस योजना को चलाया गया है। और इसमें क्या होगा, सभी कामों को वरीयता दी जाएगी, सरकार के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, इसमें बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। अब देखिए बच्चों, एक होता है कि अगर आप किसी, अब संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र आ जाते हैं। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का क्या अर्थ होता है, टॉपिक आ रहा है 5वां हमारे पास, संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित और असंगठित क्षेत्र, इनमें क्या अंतर होता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आप हो 3 सेक्शन हो ABC, अगर तीनों ही सेक्शन को कह जाए जाओ बैठ जाओ, तो आप लोग क्या करोगे, इधर उधर घुसे, इधर उधर घुसे, ऐसे करोगे, तो ये क्या हो गया, असंगठित हो गया। यानी संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है, इससे बेटा वही अंतर होता है जो कि एक वैलिड चीज में और एक अनवैलिड चीज में होता है। असंगठित क्षेत्र होता है, वहाँ पे व्यक्ति का शोषण संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कार्य के घंटे, रोजगार की अवधि प्लस जो उसकी सैलरी है, ये सब अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। जबकि संगठित क्षेत्र में क्या होता है, कार्य के घंटे नियत होते हैं और उनको जो सैलरी दी जाती है वो एक फिक्स कर दी जाती है। तो वो एक संगठित क्षेत्र है जहाँ पे कि आपको सुरक्षा के साथ साथ सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती है। अब हमारे देश में क्या है, संगठित क्षेत्रों का अभाव है, असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। इससे क्या हो रहा है, समय तो खर्च हो रहा है, मानवीय शक्ति भी खत्म हो रही है, लेकिन हमें क्या हो रहा है, उसकी अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो अधिक से अधिक कहाँ किया जाता है, संगठित क्षेत्र में प्रॉफिट होता है, संगठित क्षेत्र में ही कार्य किया जाता है। देखो आपकी जो पुस्तक है इसके अंदर 2 उदाहरण भी दिया हुआ है कि जो एक कांता नाम की लड़की दिखाई है और एक कमल नाम की लड़की दिखाई है। कांता जो है वो एक निश्चित टाइम पर जाती है, 9:30 बजे जाती है और 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है और उसको सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। जबकि जो एक जेंट्स दिखाया गया है इसमें कमल नाम का, वो दैनिक मजदूरी पे जाता है, सुबह जाता है, रात को आता है, परंतु उसका कोई कार्यक्षेत्र और उसकी कोई सुविधाएं उसको प्राप्त नहीं है। तो हम इन दोनों की जब परिस्थितियों में अंतर करते हैं ना बच्चों, तभी हमें पता पड़ जाता है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। संगठित क्षेत्र में क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, वो अलग अलग बिखरी होती हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, ये सब बिखरे हुए होते हैं, और संगठित क्षेत्र में ये निश्चित होता है। अथवा आप क्या कर सकते हो, आपको नियोजित क्षेत्र में जाना चाहिए, संगठित क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। अब इनका संरक्षण कैसे हो, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अगर ये शोषण होता है तो इनका संरक्षण ऐसा होता है कि इनको सबसे पहले जो श्रमिक होते हैं, अगर उनका शोषण हो रहा है तो उनको एक संगठित किया जाए, उनकी यूनियन बनाई जाए, प्लस काम के घंटे उनके फिक्स किए जाए, उनकी सैलरी फिक्स की जाए, उनका स्वास्थ्य बीमा किया जाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। इस प्रकार से उसको हम संरक्षित कर सकते हैं।
तो हमारा बच्चों आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे ओवर होता है और हमने ये चीज़ों को समझ लिया है। तो हमको ये सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए और हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब आप लोग अपनी फर्स्ट टेस्ट की तैयारी में जुट जाइए। आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, आपको सारे प्रश्न उत्तर याद होने चाहिए, प्लस जो मोस्ट प्रश्न होते हैं आप अपने नोट्स या जो भी बनाते हैं कॉलम्स में जो बातें दी हुई होती है वो आपको याद होनी चाहिए, इनके अर्थ आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको कुछ सेल्फ क्वेश्चंस भी दूंगी और अपने पाठ की सारांश आप पढ़िए और अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए। कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बेफिजूल की टेंशनों में ना उलझें और अपने स्टडी को बिल्कुल सॉलिड तरीके से तैयार करें। दैट्स ऑल बेटा, क्लियर हो।